आज हम लोग इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसी प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ले करके ये एमसीक्यू बनाया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपको वन बाय वन करके सॉल्व करना है और देखिए कि आप कितने एमसीक्यूज़ कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं सारे एमसीक्यूज़। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, द मेजर एम ऑफ कंट्री टू डिवैल्यू इट्स करेंसी इज। यानी किसी देश की अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अवमूल्यन का पूछ रहा है कि यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन में बता दे रहा हूँ क्या होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले अपने करेंसी की वैल्यू कम कर देती है, वैल्यू घटा देती है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी की वैल्यू घटा देती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग की करेंसी रुपए है और अमेरिका की करेंसी डॉलर है, तो रुपए की वैल्यू हमने डॉलर के मुकाबले घटा दिया है, तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। तो पूछ रहा है कि डीवैल्यूएशन होता क्या है। ऑप्शन है क्या है कि आयात को प्रोत्साहित करता है। नंबर 2, आयात और निर्यात दोनों को हतोत्साहित करता है। निर्यात और आयात दोनों को प्रोत्साहित करता है। एंड निर्यात को प्रोत्साहित करता है, यानी इनकरेज द एक्सपोर्ट्स। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होता है, यानी एक्सपोर्ट को इनकरेज करती है। यानी अगर हम अपने करेंसी की मुद्रा घटा देते हैं तो हमारे देश के सामान जो है सस्ता हो जाते हैं। जब हमारे देश का सामान सस्ता हो जाता है तो अदर कंट्री वाले लोग आ करके यहाँ पे परचेजिंग करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और फॉरेन करेंसी आने लगती है। तो ये क्या करता है कि निर्यात को बढ़ावा देता है, यानी एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है और इंपोर्ट को डिस्करेज करता है। इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा ये, तो केवल एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है ये। नेक्स्ट नंबर है, इंटरनल प्राइस ड्यूरिंग द डिवैल्यूएशन, यानी अवमूल्यन के दौरान आंतरिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंतरिक मूल्य के हमारे इंडिया के अंदर जो मार्केट हैं उसमें डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है कि फॉल गिर जाती है, आंतरिक मूल्य गिर जाती है, या फिर आंतरिक मूल्य में बढ़ जाती हैं, या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर नन ऑफ द एबव। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि आंतरिक मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक करेंसी, हमारे करंट देश की करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी के मुकाबले घटाई गई है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे ही होगा, और कंट्री के अंदर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। कंट्री के अंदर जो वैल्यू थी सारी चीज़ों की वही वैल्यू रहेगी। डियर मनी रेफर्स टू द मनी विथ, डियर मनी किस प्रकार के संबंध रखती है। तो एक दो प्रकार की मनी होती है, एक होती है डियर मनी और एक होती है चीप मनी। जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं डियर मनी, और जिसकी मार्केट में वैल्यू कम होती है, जिसकी डिमांड कम होती है, उसको बोलते हैं चीप मनी। तो ऑप्शन आपके है ब्याज की कम दर, ब्याज की उच्च दर, डिप्रेशन या इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो डियर मनी का संबंध होगा वो ऑप्शन बी होगा। डियर मनी जो होती है उच्च ब्याज दर वाली होती है, यानी इसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो डियर मनी जो होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली मनी होती है। नैरो मनी क्या होता है। नैरो मनी जो कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स, यानी नैरो मनी पैसे की आपूर्ति एक श्रेणी है जिसमें क्या शामिल होता है। नैरो में क्या क्या किस तरह की करेंसी शामिल की जाती है। तो द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, द सम ऑफ एमआई मनी एंड द डिपॉजिट इन द डिपॉजिट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक हेल्ड बाय द होल्डर्स एक्सक्लूडिंग द प्रमोटर्स, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दैट मीन्स द नैरो मनी इज ए कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल मनी such as coins and currency or demand deposits and other liquid assets held by the central bank। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स which commercial bank have to hold as a reserve either in cash or deposit with the central bank is called।
पूछ रहा है कि यदि ग्राहक के कुल जमाओं, जैसे एनडीटीएल हमने बताया था, एनडीटीएल का जमाओं का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों के पास या तो नकद के रूप में आरक्षित रखना होगा या फिर केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना होगा, तो उसे क्या कहते हैं? जो बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन है वेरिएबल बोलेंगे, कैश बोलेंगे, सिक्योरिटी लिक्विडिटी बोलेंगे या मिनिमम रिजर्व बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बोलेंगे तो बैंक केंद्रीय बैंक के आरक्षित रखता है वैसे या तो नगद के रूप में या फिर आरक्षित रखता है किसके न्यूनतम अंश, तो वो होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास। तो ग्राहकों का जो कुल जमाओं का होता है न्यूनतम अंश उसे वाणिज्यिक बैंक के पास या तो नगद के रूप में या आरक्षित रिजर्व के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में जो रखना पड़ता है वो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक के रूप में जो सेंट्रल बैंक के पास जो बैंक रखता है वो CRR होता है, और CRR होगा कैश रिजर्व रेशियो। इस समय कितना चल रहा है? तो 4% चल रहा है CRR कैश रिजर्व रेशियो। लीगल टेंडर मनी, यानी ये मनी लीगली वैड होती है। पूछ रहा है लीगल टेंडर मनी कौन सी हो? चेक है, करेंसी नोट्स हैं, ड्राफ्ट हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी है। करेंसी नोट जो होता है लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मतलब होता है ये कानूनी रूप से ग्राह्य है, इसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, यानी इससे हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है और एक दूसरे व्यक्ति ले सकता है, वो लेने के लिए बाध्य होता है क्योंकि ये लीगल मनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक नोट्स पे लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये के नोट है तो 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर का साइन होता है, तो इसलिए वो लीगल टेंडर बनी होती है और उसी में ही हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। द टर्म बियर एंड बुल, यहाँ पे ऑप्शन है कि द टर्म बियर एंड जो बुल है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म बियर एंड बुल, यानी बियर एंड बुल शब्द का प्रयोग इनमें से किस गतिविधियों के लिए सामान्य क्रियाओं में किया जाता है? पहला है बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या शेयर बाजार में। तो इसका उपयोग जो है बियर एंड बुल का उपयोग किया जाता है स्टॉक मार्केट में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जब शेयर मार्केट अप होता है यानी ऊपर जाता है तो उसको बियर बोलते हैं, जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो उसको जब शेयर मार्केट नीचे आता है तो उसको बियर बोलते हैं, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल बोलते हैं, यानी बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट। शेयर बढ़ने लगा तो बुलिश मार्केट और शेयर घटने लगा तो बियरिश मार्केट। ग्रेशम्स लॉ किससे संबंधित है? ग्रेशम ने नियम दिया था वो किससे संबंधित है? कंजम्पशन एंड डिमांड से, सप्लाई एंड डिमांड से, सर्कुलेशन ऑफ मनी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने दिया था यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी से। उन्होंने कहा था कि अगर मार्केट में कोई बैड करेंसी आ गई, यानी कोई अगर फेक करेंसी आ गई तो वो जो रियल करेंसी है उसकी वैल्यू कम कर देती है। तो सर्कुलेशन में अगर फेक करेंसी हो जाती है तो रियल करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यही ग्रेशम के नियम ने कहा था। हु आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्रेडिटर निगम के लेनदार कौन है? बॉन्ड धारक, स्टॉक धारक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी के निगम के जो लेनदार हैं वो बॉन्ड धारक भी हैं और स्टॉक धारक हैं, दैट मीन्स सी, दोनों ही होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द यूएसपी इन द मार्केट, यानी यूएसपी का फुल नेम आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन है, या यूएस प्रोग्राम बेस्ड है, या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। यूएसपी का पूरा नाम होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यूनिक सेलिंग यूएसपी क्या होता है कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूएसपी होती है, हर कंपनी की अपनी एक यूएसपी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है तो इसकी यूएसपी क्या है कि ये कम से कम मार्केट में सबसे सस्ता है, ये
मान लीजिए एप्पल का फ़ोन तो महंगा ही होता है, या फिर सैमसंग ने निकाल दिया हमारी, जैसे आई थी नैनो, तो नैनो का यूएसपी था, लकटकिया कार जो थी नैनो कार, तो उसकी एक यूएसपी की मार्केट में सबसे सस्ती कार जो होती है वो है, या फिर मार्केट में सबसे अच्छा ब्रांड, तो ये उसकी यूएसपी होती है कि सबसे बड़ा ब्रांड है हमारा, तो सबसे अच्छी क्वालिटी है, तो एक यूएसपी कही जाती है इसको। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।